बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बहुत अच्छे टॉपिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक नेशनल बुक फाउंडेशन में हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज का ये जो टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में बताएगा कि क्या होता है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। दैट इज F/Q, यानी एक चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और मैंने इसका एक फॉर्मूला अगर याद हो तो मैंने और भी बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। एक फॉर्मूला ये भी था। ये टेस्ट चार्ज के हवाले से था और ये मेजर चार्ज जो था उसके हवाले से मैंने आपको पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील से बताया था। और दूसरी चीज है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसके डिफरेंस को कहा जाता है। यानी द डिफरेंस बिटवीन दो पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल कहते होते हैं कि एक चार्ज को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह तक लेके जाया जाए तो उसमें कितनी एनर्जी या कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। ये 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ कर आए थे, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी आपको समझाऊंगा। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस about this and the लिंक बिटवीन दम। इन दोनों के आपस में क्या लिंक है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, मैं एक आपके सामने दो जो हैं प्लेट्स ड्रॉ कर रहा हूं। एक प्लेट्स कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज्ड है, कंप्लीटली, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज है, जबकि ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड है। कल आपको मैंने, बल्कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब दो प्लेट्स जिन पे दो डिफरेंट चार्ज हो तो उनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डेवलप होती है। ये देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डेवलप होती है। ये बहुत सारी होंगी बट मैंने फ्यू आपके सामने बना दी। अब अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पे रख लेता हूं। टेस्ट चार्ज क्या होता है? अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल चार्ज एंड अ पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज अ पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसके बीच में किसी टेस्ट चार्ज को रख लेता हूं, ये टेस्ट चार्ज है और इस पर पॉजिटिव है, ये इस ए पॉइंट पर है, और मैं इसको फील्ड के अपोजिट लेकर आ जाता हूं, यानी फील्ड की डायरेक्शन उस साइड पर है और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली, वैसे अगर मैं इसको यहां छोड़ दूं, इसने सीधा सीधा नेगेटिव से जाके जो है वो चले जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप फील्ड की डायरेक्शन किसी भी बॉडी को छोड़ दें तो वो आपकी उस डायरेक्शन में जाती है जहां वो अट्रैक्ट हो रही होती है। यानी इसकी एग्जांपल यूं है कि अगर मैं कोई भी बॉडी नीचे से ऊपर उठाता हूं, इसको छोड़ दूं, तो ये सीधा अट्रैक्ट होकर कहां चली जाएगी? वापस जमीन की तरफ चली जाएगी। चूंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इसने उस साइड पे चले जाना है, यानी नेगेटिव साइड पे चले जाना है। इसकी इस पॉइंट पर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, कोई ना कोई पोटेंशियल। जिस तरह एक ऑब्जेक्ट जब मैं इस जगह पर लेकर आता हूं तो इसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि mgh के इक्वल होगी। ये नहीं आता तो छोड़ दे, तो वो अपनी उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या होगा? जमीन पे जाके हिट हो जाएगी। तो इसके अंदर भी इस पॉइंट पे कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है जो इसको यहां होल्ड किए हुए, और अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूं तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वापस चली जाएगी और वो जाके माइनस के साथ जुड़ जाएगी। अगर मैं इसको यहां से ए से उठाकर ये बी की तरफ किसी बी पॉइंट पर लेकर आ जाता हूं, ये बी पॉइंट है, यहां लेकर आ जाता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। फोर्स जब भी अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस जब भी ट्रेवल होगा तो उसको कहते होते हैं वर्क डन। वर्क होता है Fd के इक्वल। Fd, डी यहाँ डेल्टा आर कर दिया है, यानी हमारा मेजर पॉइंट ये
R1 है, ये R2 है, ये 2 पॉइंट्स हैं। तो आप R2 में से जब R1 माइनस करेंगे तो इतना डिस्टेंस आपने अचीव करवाया है उसका, तो दैट इज कॉल्ड द टोटल डिस्टेंस अचीव्ड बाय द चार्ज बाय पुटिंग सम फोर्स बिहाइंड इट। आपने उस पर फोर्स लगाकर उसको यहां से यहां तक लेकर आ गए, तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। तो जब भी डिस्टेंस अचीव होता है, फोर्स लगती है, तो बॉडी के अंदर क्या पैदा होता है? वर्क डन पैदा होता है। और अगर चार्ज में वर्क डन आपने लगा दिया, उसी को कहते होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पॉइंट का एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इस पॉइंट का दूसरा पोटेंशियल है, हर एक का कोई ना कोई पोटेंशियल है। जैसे मानकर अगर मैं इधर रखता हूं, इसका एक पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा, तो इतनी उसके बीच में जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा। बिल्कुल भी अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास। तो ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स मूव करते हैं, मैंने क्या किया, मैंने चार्ज को उठाया एक फील्ड के अंदर, ये फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां से मूव करके यहां तक ले गया हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा है? वर्क डन करना पड़ा। इसके लिए मुझे वर्क डन करना पड़ा है। वर्क डन होता है एफ डी के इक्वल होता है। तो ये जो फोर्स होगी ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो आपने अप्लाई की, और जो ये डिस्टेंस है इसको डेल्टा आर बी कहेंगे। आप आई होप आप लोग मेरी बात को समझ के होंगे। चूंकि ये फोर्स आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगाई है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी उसके अंदर लगाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला था स्टूडेंट वो था F बाय Q, ये था। अगर मैं इस Q को, जो कि यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको इस जगह पे जाकर शिफ्ट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू ई, यह आ जाएगा। इस F इज इक्वल टू क्यू ई को उठाकर मैं इस जगह पे अगर फिक्स कर दूं, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई डेल्टा आर, ये आ गया। इसको नंबर 1 का नाम देके मैं सेव कर देता हूं। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने वर्क डन किया। वर्क डन का एक और भी हमारे पास तरीकाकार था। आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में वर्क डन को पढ़ने का एक मेथड मतलब अडॉप्ट किया था, वो ये था, एक्चुअली एक चीज होती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली the total work done in a unit charge। एक चार्ज के अंदर कितना आप लोगों ने एक्चुअली वर्क डन किया। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको यही बात बता रहा था, सो अगर मैं वर्क डन जो कि हमारे पास Q डेल्टा V के इक्वल हो, यानी ये डिवाइड हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको वर्क डन को या Q डेल्टा V के इक्वल कर लूं, तो ये मैं ऐसा भी कर सकता हूं। एक बात और, यानी वर्क डन का आपके पास फॉर्मूला ये भी होता है कि चूंकि आपका वर्क डन फील्ड के अपोजिटली हो रहा है, यानी आप एक्चुअली कहां ला रहे हैं इसको, यहां से यहां ला रहे हैं, जबकि आपकी फील्ड उस डायरेक्शन में मौजूद है, तो ये दोनों के बीच में एक्चुअली 180 डिग्री का एंगल भी बनता होता है। आपको पता है W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये जी यहां मैं लगा रहा हूं, cos 180 लगा लेते हैं, cos 180 -1 के इक्वल होता है, तो ये माइनस में भी आप इसकी वैल्यू लगा सकते थे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वर्क डन का एक फॉर्मूला है, ये वर्क डन का हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आ गया। अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? Q डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डेल्टा आर, ये आ गया। क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके डिवाइड होगा। डेल्टा V डेल्टा आर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये माइनस का साइन भी यहीं कर दें, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो तब्दील हुआ इस आर के चेंज के हिसाब से, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी सबको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है, यानी एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा आर।
और इसी को स्टूडेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आपको याद होगा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आप लोगों को बताई थी, दैट इज न्यूटन पर कूलम, ये यूनिट थी इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और भी आती है, इसकी यूनिट वोल्ट है, इसकी मीटर है, तो ये हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आप ये यूनिट लगाएं या ये यूनिट लगाएं, दोनों यूनिट्स हमारे पास एक्सेप्टेबल है। आई एम डैम श्योर यू हैव गॉट दिस इजीली। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फेरोफ्लूइड। ये क्या चीज है? फेरोफ्लूइड स्टूडेंट्स हमारा एक ऐसा लिक्विड होता है कि अगर उसके इर्द गिर्द अगर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए तो वो हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है। यानी एक ऐसा लिक्विड, ये ले जी, एक ऐसा लिक्विड, ये लिक्विड कि अगर इसके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ली जाए तो ये हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी खुद बड़ा अच्छा मैग्नेट बन जाता है हमारे पास। और ये एक्चुअली होता यूं है कि ये एक कोलॉइड होता है। कोलॉइड के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि कोलॉइड ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं, जो किसी भी हमारे पास सॉल्यूट में डले हुए, वो अगर उनमें से लाइट को गुजार दिया जाए तो लाइट डिस्पर्स हो जाती है, थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इसमें जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं दे आर एट वेरी स्मॉल साइज, 10 नैनोमीटर से छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं, यानी इससे छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं आपके पास इसके अंदर। मैग्नेटिक पार्टिकल्स, मैग्नेटिक पार्टिकल्स वो होते हैं कि अगर मैग्नेट को करीब लाया जाए तो ये क्या करते हैं, ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं सारे के सारे। एज सुन एज यू रिमूव दैट मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, यानी ये खत्म हो जाएगा, दोबारा पुरानी फॉर्म में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपके जो फेरोफ्लूइड हैं, अगेन बता दूं कि ऐसा फ्लूइड जिसमें अगर आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाएं तो ये हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है। ये दो किस्म के हो सकते हैं, दो से ज्यादा किस्म के, लेकिन बड़े मशहूर हैं। या तो ये मैग्नेटाइड हो सकते हैं, मैग्नेटाइड कौन से? फेरो मैग्नेट वाले होते हैं, फेरो मैग्नेट वाले हाईली मैग्नेटाइज होते हैं। या आपके पास हेमाटाइट हो सकते हैं, हेमाटाइट, या तो ये हेमाटाइट हो सकते हैं। हेमाटाइट एक्चुअली पैरामैग्नेट होते हैं, पैरामैग्नेट। ये एक्चुअली अगर आप इनके सॉल्यूशन को और से देखें, ये थोड़ा सा मैं बारीक लेवल पे चला जाऊंगा। ये Fe2O3 आयरन फेरिक ऑक्साइड जो है, और इसका फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 बनता है, ये वाले होते हैं हमारे पास। तो ये एक्चुअली इन सब का मिक्सचर होते हैं हमारे पास। तो इन सब को स्टूडेंट्स कहा जाता है फेरोफ्लूइड। आई होप आप फेरोफ्लूइड के बारे में समझ गए होंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और इनको कहां कहां यूज किया जा सकता है। इनकी एप्लीकेशंस में स्टूडेंट्स, जो फेरोफ्लूइड है, मैंने कुछ एप्लीकेशंस लिखी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इनको यूज किया जा सकता है, जहां जहां आपने पार्ट्स को मैग्नेटाइज करवाना हो तो उनमें भी यूज किया जा सकता है। ऑप्टिक्स में यूज होते हैं, और मेडिकल फिजिक्स में भी ये बहुत सारे यूज होते हैं। अब मेडिकल फिजिक्स में भी अब एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई जब होती है तो उसमें हाईली मैग्नेटिक फील्ड बंदे की बॉडी पे जो है ना वो थ्रू करवाई जाती है, और जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स को एलोकेट किया जाता है। इसी तरह बायो सेंसिंग होगी, मेडिकल इमेजिंग, अगर बॉडी का इमेज फाइंड करना हो तो वो भी आपका सारे का सारा लिया जा सकता है। डायनामिक लाउड स्पीकर्स में यूज हो सकता है, और हो सकता है कि मुस्तकबिल में ऐसा हो जाए कि अगर मेडिसिन को जिस्म के किसी पार्ट्स तक पहुंचाना हो तो उसके लिए भी हमारा फेरोफ्लूइड यूज हो जाए, क्योंकि फ्लूइड एक ऐसी चीज है जो इजीली ट्रैवल कर सकती है। सॉलिड तो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए, लेकिन सॉलिड को जिस्म में ट्रैवल करना है, दैट्स नॉट एन इजी जॉब। सो फेरोफ्लूइड के जरिए आप किसी भी चीज को किसी जगह पर इजीली ट्रैवल करा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।